नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर दोपहर 3 बजे निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव के नियमों को लेकर निर्वाचन आयोग बड़ा फैसला ले सकता है। साथ ही आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए आज 5 जनवरी तक वोटर लिस्ट की समीक्षा की आखिरी तारीख भी है और ऐसे में आज चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। उम्मीद है कि 5 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आज यूपी चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है लखनऊ में। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। कोरोना के साए में 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी हो रही है और चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपेगा स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना की स्थिति, वैक्सीनेशन की रिपोर्ट देगी सरकार और नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चुनाव आयोग की बैठक पहले हो चुकी है और अब नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। ऐसी अटकलें हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नए दिशा निर्देश हो सकते हैं, तो इंतजार करना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें क्या बातें रखी जाती है। और कोरोना के साए में 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग को स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट सौंपेगा। कोरोना को लेकर स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या इस वक्त ताजा हालात है, इसको लेकर एक रिपोर्ट सौंपनी होगी चुनाव आयोग को। नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद है। अविनाश तिवारी भी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक आपका रुख करूंगी क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किन बातों पर फोकस रह सकता है? देखिए जय, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है मतदाता सूची की। चूंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है और पुनरीक्षण अभियान पूरा कर चुका है निर्वाचन कार्यालय से। कल ही सूचना मिल गई थी कि अभियान पूरा हो गया और अब आज अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। आपको बता दें कि पिछले जब चुनाव हुए थे तो जो प्रदेश में मतदाताओं का आंकड़ा था वो 14 करोड़ के आसपास था। 14 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा था। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि इस दौरान जो पिछले 6-8 महीने से बहुत तेज़ी से अभियान चलाया है सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में अपने नाम, अपने लोगों के नाम जुड़वाने की कोशिश की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी पिछली जो सूची थी उसकी तुलना में अगर हम देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, दिव्यांगों की संख्या बड़ी है और थर्ड जेंडर की भी संख्या बड़ी है। ये महत्वपूर्ण बात है। थर्ड जेंडर जो ये बताया जा रहा है कि जो पिछली मतदाता सूची में थे जितनी संख्या, उससे करीब 50% संख्या बढ़ी है। तो ये सूची का आज प्रकाशन होगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिली है कि चुनाव को लेकर क्या नियम कानून होंगे। चूँकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, थर्ड वेव आ गई है, क्या क्या नियम कानून होंगे, कैसे चुनाव प्रक्रिया होगी। कुछ बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है देखते हुए, ताकि जो भीड़ है वो एकदम से किसी एक बूथ पर ना आ जाए और एक दूसरे को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है वो प्रभावित ना हो, ये समस्याएं ना हो। तो बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो ये ओवरऑल जितनी मतदाता सूची में नाम जुड़े हैं, किन किन कैसे कैसे लोगों के नाम जुड़े हैं, कहाँ कितने नाम बढ़े हैं, कहाँ कितने कटे हैं, इसके अलावा कहाँ कितने बूथ बढ़ाए जाएंगे। लखनऊ की बात करें हम तो यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें तमाम सरोजनी नगर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता है, तो वहाँ पर काफ़ी संख्या बढ़ाई गई है। ये हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है। इसी बात की घोषणा आज निर्वाचन जो अधिकारी हैं बिल्कुल विवेक, तो मतदाता सूची को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम रहेगी। अविनाश का रुख करूंगी क्योंकि अविनाश, एक तरफ तो कोरोना का साया हम लगातार देख रहे हैं कि गहराता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव की तैयारी हो रही है। जानकारी इस बात की है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपेगा। देखिए, अगर बात
जो पिछली मर्तबा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, उसमें चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी स्वास्थ्य मंत्रालय से कि किस तरीके से इन 5 राज्यों में केसेस आ रहे हैं और कैसे आगे केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। किस तरीके से चुनाव आयोग को वहां पे नियम बनाने चाहिए जिससे कि जो तमाम सारे मतदाता हैं वो सुरक्षित तरीके से मतदान कर सके। इसी को लेकर आज रिपोर्ट मांगी गई थी। 5 जनवरी का समय दिया गया था और आज 5 जनवरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगा जिसमें बताएगा कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना की स्थिति क्या है और आगे क्या संभावना हो सकती है। इसके साथ वैक्सीनेशन किस तरीके से इन 5 राज्यों में हो रहा है इसका भी अपडेट चुनाव आयोग को देगा और साथ ही किस तरीके से मतदाता स्थल बनाया जाए जिससे कि जो मतदान करने वाले लोग आए तो उनको किसी तरीके से संक्रमण न हो, सुरक्षित तरीके से वो लोग मतदान करके वापस घर जा सके। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर आज चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपेगा और अपने कुछ सुझाव भी चुनाव आयोग को देगा जिससे कि जो तमाम सारे मतदाता हैं उनको सुरक्षित तरीके से मतदान करने के जो तमाम सारे नियम है उसको बनाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से एक और बात है कि जिस तरीके से तमाम सारे राज्यों में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ये भी मंथन कर रहा है कि जब वो चुनाव की घोषणा करे तो किस तरीके से नियम बनाए कि जिससे कि जो तमाम सारी रैलियां हो रही है जिसमें तमाम सारी भीड़ उमड़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको काबू किया जा सकता है। क्या कुछ नियम हो सकते हैं जिससे कि कोरोना को देखते हुए तमाम सारे मतदाता सुरक्षित भी रहें और मतदान स्थल तक सुरक्षित पहुंचकर मतदान कर भी सके। तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर आज चुनाव आयोग मंथन करेगा क्योंकि अगले हफ्ते किसी भी दिन चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब बात करेंगे कोरोना के डबल प्रहार की। तो यूपी समेत देश भर में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 992 केस सामने आ चुके हैं जिनमें से 18 मामले ओमिक्रॉन के हैं। कुल 26 केस यूपी में ओमिक्रॉन के आ चुके हैं जिनमें से 23 मामले एक्टिव बताए जा रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए यूपी सरकार ने कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू को अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जा चुका है। साथ ही जिन जिलों में एक्टिव केसेस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए वहां पर जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाने के निर्देश हैं। शादी समारोह की हम बात करते हैं या फिर अन्य सार्वजनिक आयोजन की तो बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50% से अधिक लोगों के उपस्थित होने की अनुमति न दी जाए, ये सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है। और अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू होगा। यूपी में अभी वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है और संभावना जाहिर की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के फैसले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन तमाम जो नियम है उन्हें आपको मानना होगा। देखिए, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल के लिए 50% क्षमता रखी गई है। शादी समारोह में 100 लोगों को आने की इजाजत है। माघ मेले में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी होगा। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े क्या कहते हैं, क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में है, इसकी जानकारी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 992 मामले सामने आ चुके हैं और कुल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये संख्या भी डराने वाली है। 3173 ये संख्या पहुंच चुकी है। 4 जिलों में 24 घंटे में 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 174 केसेस है। 24 घंटे में अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो आंकड़ा 165 है। लखनऊ में ये आंकड़ा 150 तक पहुंच चुका है। 24 घंटे में मेरठ में 102 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो यहां पर 38 केसेस सामने आ चुके हैं। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि मेरठ में 102 केसेस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद की अगर हम बात करें यहां पर ये 38 है, जबकि प्रयागराज में 37, कानपुर में 35 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा जिलेवार आपको स्थिति बता रहे हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। तो वाराणसी में आंकड़ा 32 है, आगरा में 24 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। चित्रकूट और महोबा को छोड़कर हर जिले में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं।
नोएडा में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, पहला मरीज भी पाया जा चुका है और ऐसे में नियमों को और सख्ती से पालन करना होगा, ये अपील लगातार सरकार कर रही है। कहां पर क्या स्थिति है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नोएडा में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ चुका है, ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है और इसके अलावा चित्रकूट और महोबा 2 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोरोना के मरीज नहीं पाए गए हैं। यहां पर राहत भरी खबर ये है कि अभी तक कोरोना के कोई केसेस नहीं है, लेकिन इन 2 जिलों को छोड़ दे तो लगभग हर जिले से केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं और कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। तो आंकड़े क्या कहते हैं ये आपने समझा और इन आंकड़ों को देखकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हर दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां पर स्थिति काफी खराब है। कई जगहों पर सख्ती बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सख्ती जो अब तक है उसे अगर आप पालन करें तो इन सख्तियों को नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भरोसा भी दिया गया है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, अगर लापरवाही ज्यादा बढ़ती है तो फिर ये सख्तियां बढ़ाई भी जाएंगी। और चुनावी समर में आज यूपी के कई शहरों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज के कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। तो कानपुर का कायाकल्प होने जा रहा है और कानपुर को जहां 14,000 करोड़ की सौगात मिलेगी, तो प्रयागराज से चित्रकूट जाने वाले राम वन गमन पथ के एक हिस्से का शिलान्यास भी आज होगा। और आज कानपुर एक्सप्रेसवे, मुंशी पुलिया, फ्लाईओवर समेत अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे और मौसी मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट के पास होगा। एक्सप्रेसवे के बनाने से लखनऊ और कानपुर की दूरी महज आधे घंटे की हो जाएगी। और आपको बता दें कि नितिन गडकरी के अलावा इस कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो 3 शहरों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नितिन गडकरी ये सौगात देंगे। कानपुर अलीगढ़ रोड पर नवीगंज में चौड़ीकरण का काम है और किन कामों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो कानपुर का कायाकल्प करने का प्लान है। इसी कड़ी में 3 शहरों को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। तो गडकरी की जादू वाली छड़ी से कैसे कायाकल्प होगा, क्या पूरा प्लान है, वो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 14,629 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ और कानपुर को इससे फायदा होगा। सीधे तौर पर लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी घट जाएगी। 13 जिलों का कायाकल्प करने का प्लान तैयार किया गया है और कई साल से रुके हुए पुल भी शुरू किए जाएंगे, जिससे आवागमन में काफी सहूलियत हो जाएगी, विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ साथ दूरी भी कम हो जाएगी। लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी की बात की जाए तो महज आधे घंटे में आप सफर तय कर सकते हैं। विकास को रफ्तार मिलेगी। 14,629 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है। बड़ी सौगात 3 शहरों को नितिन गडकरी देने जा रहे हैं और गडकरी की जादू वाली छड़ी से कैसे कायाकल्प होगा इसकी जानकारी हमने आपको दी। क्या आज तैयारी है कानपुर में, क्योंकि नितिन गडकरी आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से तैयारी की है समझने के लिए सीधे मेरे सहयोगी रतीश का रुख करेंगे जो कि कानपुर से मौजूद है। रतीश, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और चुनाव तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, बहुत कम समय है और लगातार विकास की रफ्तार और इसके साथ ही सौगातों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आज किस तरीके का कार्यक्रम कानपुर में है? बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज कानपुर में होंगे। सबसे पहले वो कानपुर ही पहुंचेंगे। 10 बजे दिल्ली से निकलेंगे और 11:10 पर वो चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद संजय वन पहुंचेंगे जो कानपुर के दक्षिण इलाके में पड़ता है और वहां पर बने हेलीपैड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद बाबूपुरवा स्थित न्यू सेंट्रल पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 14,600 करोड़ से ज़्यादा की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तमाम लटके हुए पुलों को आज चालू किया जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे भीषण पॉइंट जो जाम का है कानपुर शहर का वो है झकरकटी बस अड्डा, जहां से 1400 से ज़्यादा बसें आवागमन करती हैं और 1400 बसें आवागमन करती हैं तो लोग कितने आते होंगे। भीषण जाम से कराता है
पुल बनकर तैयार है उसका लोकार्पण किया जाएगा, लोगों को सौंपा जाएगा और उम्मीद की जाएगी कि अब कानपुर का ये पॉइंट जाम से फ्री रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें जो लगी हुई हैं वो लगी है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। 4700 करोड़ की लागत से बनने वाला 63 किलोमीटर लंबा यह पुल लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी को बेहद कम करने जा रहा है और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बताया जा रहा है नितिन गडकरी का। इसे लेकर वो कई राजनीतिक मंचों से लगातार घोषणा कर चुके हैं। कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, लेकिन इसे पार करने में 2 से सवा 2 घंटे का टाइम लग जाता है और जब जाम लगता है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में तो 4 से 6 घंटे का भी वक्त लग जाता है। राजधानी कानपुर से काफ़ी दूर हो जाती है और इसी को पास करने के लिए 63 किलोमीटर का एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगने जा रहा है। 4700 करोड़ की ये योजना है और बहुप्रतीक्षित योजना है। इसके बन जाने से कानपुर और लखनऊ के बीच जो लोग सर्विस करने के लिए जाते हैं या व्यापार करने के लिए जाते हैं और लखनऊ से जो लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं या झांसी या बुंदेलखंड की तरफ जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये बड़ी योजना है और तमाम अन्य योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। चुनाव के ऐन पहले इतनी बड़ी सौगात लेकर के नितिन गडकरी आज आ रहे हैं। बड़ी राहत कही जा सकती है। कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई तमाम ऐसे जिले हैं जिनका लाभ इन योजनाओं को मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सपने में हर रोज भगवान श्री कृष्ण के आने और इस बार सपा की सरकार बनाने वाले बयान पर बयानबाजी और वार पलटवार तेज हो गया है। भाजपा नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुद सीएम योगी हर मंच से अखिलेश यादव के इस बयान पर तंज भी कस रहे हैं। तो योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर चुटकी ली है। सुनते हैं। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। सवाल ये भी कल वो करते कि श्री कृष्ण उनके सपने में रोज आते हैं और कहते हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी। तो अच्छी बात है, घर बैठ जाए, क्या जरूरत है मेहनत करने की, दौड़ने की और रैली करने की। दरअसल भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक तरफ सीएम के मथुरा से चुनाव लड़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सीएम के मथुरा से चुनाव लड़ने पर व्यंग भी किया है। अखिलेश ने दावा किया कि उनके सपने में रोजाना भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अब आप अखिलेश यादव से ही जानिए कि उनके सपनों की सत्ता आखिर है क्या। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। और चलिए अब आपको एक बड़ी जानकारी लखनऊ से दे दे। पूर्व मंत्री आजम खान कोर्ट में तलब किए गए। हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे के मामले में उन्हें तलब किया गया है। 2019 में दर्ज हुआ था गाली गलौज और धमकी देने का मामला। इसी मामले में उन्हें तलब किया गया है कोर्ट में। सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेशी के आदेश हैं। 2019 का मामला है। हजरतगंज थाने में मुकदमे में आजम को तलब किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो कोर्ट में पेश हो, इस बात के आदेश हैं उन्हें। सीतापुर के जेल में इस वक्त आजम खान बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो पेश होंगे, इस बात के आदेश उन्हें दिए गए हैं। उधर अलीगढ़ के बाद सीएम योगी ने सहारनपुर को भी बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी ने देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने सहारनपुर में करीब 200 करोड़ रुपए की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिए।
इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि पहले की सरकार आतंकवाद का सहारा लेती थी, लेकिन हम आतंकवाद को ठिकाने लगाने के लिए एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर दे रहे हैं। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। एक तरफ समृद्धि के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन होगा, तो दूसरी तरफ हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी।